Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the 10th class globalization and Indian economy. Beta, this is the last video of this chapter, fourth video. तो इसमें बेटा हम लोग करेंगे बैड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकॉनमी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था कि गुड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इस वीडियो में हम उसके बैड इम्पैक्ट करेंगे और फिर उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। बेटा आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग आल्सो। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक कीजिए। बट इसके सबसे पहले व्हाट आर द बैड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि एक तरह से इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि एक इकॉनमी को दूसरी इकॉनमी से जोड़ने का सबसे सरल माध्यम ग्लोबलाइजेशन है। तो फिर यहाँ पर बैड इम्पैक्ट क्या हुए कि फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, अभी मैंने आपको चाइना और इंडिया का एग्जाम्पल बताया था प्रीवियस में कि वो कैसे एक दूसरे के कंपिटिटर्स बन जाते हैं। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड मेजर चैलेंजेस। कैसे? ड्यू टू राइजिंग कंपटीशन, कंपटीशन ज़्यादा टफ हो गया और उससे क्या होने लगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अपने काम भी बंद करने पड़े थे। यहाँ पर एक आपकी बुक में एक कहानी दी हुई है, एक केस स्टडीज़ दी हुई है जिसमें एक व्यक्ति ने अपना एक कारखाना शुरू किया 20 कारीगरों की मदद से। 20 से भी उसके पहले स्टार्टिंग में खुद किया, फिर 20 हो गए, लेकिन जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया उसका कंपटीशन एमएनसी से होने लगा। एमएनसी के कारण वहाँ पर जो प्रोडक्ट थे वो कॉस्ट इफेक्टिव थे और वैरायटी ऑफ गुड्स थी, जिसके कारण उसकी सेल रिड्यूस हो गई। फिर 20 से 7 वर्कर हुए और कुछ समय के पश्चात उसने अपना कारखाना जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी उनको बंद कर दिया। तो एक तरह से राइजिंग कंपटीशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही थी स्मॉल प्रोड्यूसर्स में। फिर आगे है बेटा अनसर्टेन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंशियली चेंज द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स। कैसे? फेस with growing competition, most employer these days prefer to employ workers flexibility means फ्लेक्सिबिलिटी में यानी कि मीन्स द वर्कर्स जॉब्स आर नो लॉन्गर सिक्योर। इसमें बेटा एम्प्लॉयर्स को एक और पॉइंट मिल गया था कि वो वर्कर्स को परमानेंट नहीं करते थे। पहले क्या होता था, जब कि ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो वर्कर्स जहाँ पर लंबे समय से काम करते थे वहीं पर काम करते थे, उनको प्रॉपर पीएफ भी मिलता था, हॉलीडेज़ भी मिलती थी। लेकिन जैसे ही एमएनसीज आई हैं, कंपटीशन इंक्रीज़ होने लगा, उनकी जॉब की सिक्योरिटीज़ नहीं थी। एम्प्लॉयर्स फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एक ऐसा कानून बना लिया था उन्होंने कि जब उनको रिक्वायरमेंट होती थी वो वर्कर्स को रख लेते थे और बगैर काम के वो वर्कर्स को पेड नहीं करते थे। इवन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वर्कर्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज क्या हुआ कि उनको सुबह अर्ली मॉर्निंग से नाइट तक काम करना पड़ता था। यहाँ पर एक एग्जांपल है एक लेडी का जो कि गारमेंट में काम करती थी और उसके घर के पास था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसको वहाँ से हटा दिया गया और फिर जब उसको नौकरी मिली तो उसके घर से बहुत दूर थी, उसको 2 घंटे पहले अपने घर से निकलना पड़ता था और लेट नाइट में भी आना पड़ता था। ड्यू टू दैट, और वहाँ से उसको पेड भी कम मिल रहा था। ड्यू टू दैट उसकी घर भी और उसकी जॉब दोनों ही अफेक्ट हो रही थी। तो इन दीज जो कि वर्कर्स की मुश्किल का काम था। तो आगे बेटा देखिए कि इन सारी कंपटीशंस की वजह से कितना बुरा असर भी पड़ रहा था। लेकिन अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, टेक्नोलॉजी की, फास्टर की, तो ये सारी चीज़ें हमारी ग्लोबलाइजेशन से आई। जैसे एक कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है बैड, तो इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के भी 2 फेसेस थे, एक गुड और एक बैड। तो अब वो कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक संस्था बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी डेवलप कंट्रीज़ के हिसाब से ही बनाई गई थी। चेंजेस हुए लेकिन इतना नहीं हुआ। लेकिन अगर एक गवर्नमेंट चाहे या मिल के अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो मिल जाएं और उनकी गवर्नमेंट एक हो जाए तो वहाँ पर कुछ एक चेंजेस किए जा सकते हैं। वो कैसे? द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अगर फेयर सही अच्छे ढंग से ये ग्लोबलाइजेशन हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और
बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगी और सेकेंडली आप लोगों की डेवलपमेंट और ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि ग्लोबलाइजेशन डज नॉट बेनिफिट एवरीवन। इसकी डिसएडवांटेजेस तो यही रहेगी कि ग्लोबलाइजेशन ने बेनिफिट तो सभी को नहीं दिया। People with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities। यानी कि जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनके पास हुनर था और सबसे बड़ी बात कि पैसा था, तो उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। तो वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो मैक्सिमम किसको प्रोवाइड की गई, डेवलप्ड कंट्रीज़ को। अगर आप लोग ध्यान से देखें, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब से डेवलप्ड कंट्रीज़ की और भी तेज़ी से ग्रोथ होने लगी। डेवलप कंट्रीज़ में वेल्थ भी थी, पढ़े लिखे लोग भी थे और एजुकेशन सिस्टम भी था। तो यहाँ पर दिक्कत किसको आई, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को। अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग हो रही थी उन कंट्रीज़ को आई। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। एक कोई भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को पॉसिबल कर सकती है। तो वो कैसे, देखिए, अगर वो अपनी पॉलिसी बनाए, इट पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है उसको ऐसे पॉलिसीज़ या ऐसे रूल्स बनाने जाएंगे जो कि सिर्फ अमीरों को और पावरफुल पर्सन्स को ही प्रोटेक्ट ना करे, वो बल्कि जितने भी उसके देश में या उस कंट्री में लोग हैं सभी के कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके, इस तरह से पॉलिसीज़ को फ्रेम करे। नेक्स्ट, फॉर वर्कर्स गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। जो वर्कर्स के लिए है, यानी कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग होता है, हमारे वर्कर्स ही होते हैं क्योंकि यही बेचारे गरीब और अनपढ़ होते हैं। तो गवर्नमेंट उनके लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को भी लगा सकती है। पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि बैरियर्स होता क्या है। बैरियर्स मीन्स जिससे कि वो रुकावट की जा सके। देखो, अगर मान लो उसने कहा कि ट्रेड आप लिमिटेड करेंगे या आप इन चीज़ों का कर सकते हैं, इन चीज़ों का नहीं कर सकते, और इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करनी है, नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, लेकिन आप ऐसी टेक्नोलॉजी को लेके आएँ जिससे कि उनको अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मोर क्रिएट हो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिनसे आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ हो। लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ वेल्थ आए लेकिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। यानी कि अगर आपकी डेवलपमेंट हो रही है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आप किस चीज़ से लगाते हैं, यानी कि जब आपकी इंक्रीज़ इन जीडीपी आप मेज़र करते हैं मनी में, लेकिन कई बार आपकी डेवलपमेंट भी हो रही है, ग्रोथ हो रही है विदाउट जॉब, यानी कि जॉबलेस, तो वो आपकी जीडीपी एक बार बढ़ जाएगी लेकिन वो बेकार है। आपको ऐसी डेवलपमेंट और ग्रोथ चाहिए दैट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द इकॉनमी, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो, उनकी इम्प्रूव हो। क्या, किस चीज़ में इम्प्रूव हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, और उनका राइज़ हो। राइज़ किस में होने चाहिए, जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड में भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इस तरह से उसको इट कैन, सेकेंडली उसको बैरियर्स भी लगाने चाहिए। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूल मीन्स कि डेवलप कंट्रीज़ को भी वही प्रेशराइज होना चाहिए और अंडर डेवलप को भी होना चाहिए। तो क्योंकि वो WTO ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कंट्रीज़ हैंडल करती हैं, तो उनको वहाँ पर अगर वो एकजुट हो जाएंगी, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ एकजुट हो जाएंगी, तो उनको अपने डिसीजन डेवलपिंग कंट्रीज़ के हित में भी देने होंगे। इट कैन आल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री को दूसरी डेवलपिंग कंट्री के साथ विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन। वहाँ पर जो प्रभुत्व है, यानी कि जो जिसकी तानाशाही चलती है, डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज़ इन द WTO, क्योंकि WTO डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा ही बनाया गया है, वहाँ पर उन्हीं की तानाशाही चलती है। लेकिन अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो वहाँ से उसको तानाशाही को हटाया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, and if you like the video, please share the video and subscribe the channel for more videos. Thank you.